जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS भर्ती 2024 क्या है। आपको यहां पर अच्छे से बताया जाएगा कि GDS में आपको क्या काम करना होता है, मेनली इसकी जो प्रोफाइल क्या है, क्या काम आप इसमें करेंगे और कैसे करेंगे, उसका आपको क्या सैलरी मिलेगा ये आपको बताया जाएगा। ये वैकेंसी परमानेंट है या फिर नहीं है वो आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ कट ऑफ का क्या रहता है इसमें जब आप अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये वैकेंसी जैसे कि आप सब जान ही चुके होंगे कि 44,228 पोस्ट पर निकाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, इसमें आपके 44,228 पोस्ट निकाले और फॉर्म भरने की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, कंप्यूटर से भी और मोबाइल से भी। तो आपने अगर फॉर्म को भरना है या फिर अभी तक आपने नहीं भरा तो आप ये वीडियो वॉच करके भर लीजिएगा, जो कि आपको चैनल के ऊपर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इन दो वीडियो को इन दो वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पर इसके पहले एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोफाइल क्या है। तो गाइज आप लोग इसमें 15 जुलाई 2024 से लेकर के 5 अगस्त 2024 तक फॉर्म को भरेंगे और 6 अगस्त से 8 अगस्त 2024 के अंदर आपके फॉर्म के अंदर अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उसको एडिट और करेक्ट कर पाएंगे। फिर यहाँ पर आता है आपका इसमें अप्लाई करने का क्वालिफिकेशन। तो अप्लाई करने के लिए आपसे इसमें 10वीं पास की योग्यता मांगी है। 10वीं पास आपका होना ही चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। और इस 10वीं पास में भी कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशन क्या है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। उसके पहले आप ये देख लीजिए कि एज लिमिट मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 40 साल है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। और साथ ही अगर आप SC/ST OBC है तो आपको, अगर आप SC/ST है और आप विकलांग है तो आपको 15 साल की छूट, और अगर आप OBC है और विकलांग है तो आपको 13 साल की छूट दी जाएगी। अब आती है क्वालिफिकेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ और भी कंडीशन है इसमें 10वीं में। तो जैसे कि आप 10वीं जो पास किए हो वो आपने मैथमेटिक्स एंड जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसके साथ में पास की हो, यानी कि आपके पास 10वीं के अंदर मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना ही चाहिए। अगर आपके पास 10वीं में ये नहीं थे तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तीसरी कंडीशन ये है कि जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि कौन सी स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या है। तो जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं और उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आपको दी गई है इस टेबल में जो आप देख सकते हैं वीडियो में, तो आपने 10वीं के अंदर उस लोकल लैंग्वेज को वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, तभी आप इसमें फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। यानी कि आपके पास इंग्लिश और मैथ तो 10वीं में होना ही चाहिए, साथ ही वो लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट होना चाहिए जो भी आपकी स्टेट का है, जैसे कि दिल्ली और फिर आपका जो हरियाणा, फिर आपका HP, UP, इनके जो लोकल लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं हिंदी है, तो ये आपको आनी ही चाहिए। ये मेन कंडीशन है आपकी अप्लाई करने की। जो अदर कंडीशन है या फिर कह लीजिए कि अदर जो क्वालिफिकेशन है वो है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, साइकिलिंग की नॉलेज हो, और जो जीने का तरीका है उसकी आपको एडिकेट मीन्स पता होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर जान ली। अभी यहाँ पर गाइज हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये जो ग्रामीण डाक सेवा की वैकेंसी, इसमें आपकी 3 कैटेगरी पड़ती है, जो कि है एक ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM, और फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि ABPM, और डाक सेवक। तो इसमें यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको ये सैलरी बताई है। तो BPM की पोस्ट पर जो आपको सैलरी मिलेगी TRCA स्लैब के अकॉर्डिंग, टाइम रिलेटेड आप इसको बोलते हैं, टाइम रिलेटेड सैलरी, तो इसमें 12,000 रुपये से लेकर के 29,380 रुपये आपको दिए जाएंगे। और जो ABPM डाक सेवक की कैटेगरी है इस पर आपको 10,000 रुपये से लेकर के 24,470 रुपये दिए जाएंगे। और गाइज यहाँ पर सैलरी के बारे में मैं इस वीडियो में आगे चल करके थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा। उसके पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी परमानेंट है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट वैकेंसी है और उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताया है। इसमें आपको सिलेक्ट हो जाने पर क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे वो आप देख लीजिए। इसमें आपको बोला है कि जो कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होंगे उनको यहाँ पर डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो इसमें अन्य बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, GDS सिक्योरिटी एंड सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम, जैसे कि अकिन टू न्यू पेंशन स्कीम एप्लीकेबल टू रेगुलर एम्प्लॉइज हुज डिटेल आर गिवन अंडर द GDS रूल्स एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में फ़ायदे मिलते हैं वो सभी फ़ायदे आपको यहाँ पर इस जॉब पर मिलने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर जान ली। अभी जब मैंने
सैलरी के बारे में बात की थी उसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर लेकर के चलता हूँ, जहाँ पर मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया और साथ ही ये बताया कि जीडीएस क्या है और इसमें कौन सी कैटेगरी में आपको क्या काम करना होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर टीआरसीए का मतलब आप अगर नहीं जाने तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, और इसमें यहाँ पर जो सैलरी मिलती है वो भी आपको दी गई है। अब आता है कि जीडीएस है क्या, ग्रामीण डाक सेवक। तो इसमें है कि भारत में डाकघर का विशेष महत्व है। डाक विभाग ने अब पत्र भेजने और टेलीग्राफ सेवा का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी देश में डाकघर द्वारा कई काम किए जाते हैं। अब डाकघर से भी बैंक सेवा प्रदान की जाती है, इसलिए डाकघर में अभी भी समय समय पर भर्तियां होती रहती है। पासपोर्ट अब डाकघर द्वारा भी बनवाए जा सकते हैं। बैंक द्वारा एटीएम भेजने के अलावा अन्य सरकारी दस्तावेज भी डाकघर से ही भेजे जाते हैं। न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन सेवाओं को वितरित करने के लिए डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों यानी कि जीडीएस की भर्ती की जाती है। तो ये इसलिए यहाँ पर आपके जीडीएस की भर्ती होती है, और इसमें किस माध्यम से होती है वो तो आपको पता ही है, और किस काम के लिए होती है वो सभी आपको यहाँ पर इस वाले जीडीएस के जो पैराग्राफ है उसमें बताया है। अब जो ये आपकी कैटेगरी थी बीपीएम की, एबीपीएम की और जो ग्रामीण डाक सेवा की, इसमें क्या क्या करना होता है मेनली वो भी आप यहाँ पर पॉइंट वाइज समझ लीजिए। तो पोस्ट का नाम है शाखा पोस्ट मास्टर, और बीपीएम ग्रामीण डाक सेवा के प्रमुख है, यानी कि जो आपकी ग्रामीण डाक सेवा का उसके ये मेन होते हैं। वे टीम लीडर के रूप में जीडीएस पोस्ट ऑफिस बीपीएम के सभी सेवाओं और कार्य की जिम्मेदारी लेना ये काम करते हैं। बीपीएम या ब्रांच पोस्ट मास्टर की नौकरी के लिए जीडीएस ब्रांच पोस्ट ऑफिस आईपीपीबी और निर्बाध रूप से संचालित सुनिश्चित करना होता है। ये इस बीपीएम का काम होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट वाइज। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम एबीपीएम का सारा कार्य करना होता है। बीपीएम डाक सुविधा अभिलेखों का रखरखाव, ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करना, डाक का विपणन, आईपीपीबी सेवाएं भी प्रदान करेगा। मूल रूप से आप शाखा के प्रमुख होंगे। तो बीपीएम का ये काम होता है जो यहाँ पर आपको पॉइंट दिए गए हैं। अब एबीपीएम क्या होता है, तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम जो प्रोफाइल में स्टाम्प या स्टेशनरी की बिक्री के सभी कार्य शामिल हैं, जिसमें कि डुप्लीकेट डिपॉजिट पर मेल की डिलीवरी और वितरण या आईपीपीबी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के तहत भुगतान या अन्य लेन देन की बीपीएम की संयुक्त ड्यूटी तभी करनी चाहिए जब वह ऑर्डर दे। साथ ही साथ बीपीएम एबीपीएम और बीपीएम एसपीओ ये जो सभी यहाँ पर दिए गए हैं, सौंपे गए मेलों, विपणन, व्यावसायिक खरीद और अन्य कार्यों का आयोजन करना है। तो ये सभी काम आपको इस पोस्ट पर रह करके करने होंगे। अब जो डाक सेवक है इस पर क्या होता है, तो डाक सेवक के जो प्रोफाइल में डाक टिकट, डाक पत्थर डाक विभाग द्वारा उप डाकपाल, आरएमएस सहित डाकपाल, उप डाकपाल द्वारा सौंपे गए डाक टिकट और डाक वितरण तथा अन्य किसी भी कर्तव्य के बीच बिक्री के सभी कार्य शामिल होंगे। तो ये सभी काम आपको इस पोस्ट पर रहकर के करने होंगे। हालांकि आईपीपीबी के लिए किया गया कार्य टीआरसी की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि जो आपको टाइम रिलेटेड भत्ता मिलता है ये उसमें नहीं आता है, और बाकी आप यहाँ पर जो उसका पॉइंट्स है वो भी देख ही सकते हैं। अब यहाँ पर ये टीआरसीए क्या होता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें है कि समय से संबंधित निरंतर भत्ता, ये इसकी फुल फॉर्म हिंदी में है जो कि टीआरसीए यहाँ पर बोला गया है। तो 4 घंटे की स्लैब में स्तर फर्स्ट पर आपको 12,000 से लेकर के 29,380 मिलते हैं। अगर आपकी टीआरसीए स्लैब 5 घंटे की है तो इसमें आपको स्तर 2 की सैलरी जो कि 14,500 रुपये से लेकर के अधिकतम 35,400 रुपये होती है बीपीएम की पोस्ट के लिए। एबीपीएम और डाक सेवा की पोस्ट के लिए टीआरसीए 4 आवर के लिए 10,000 से 24,470 मिलते हैं, और टीआरसी स्लैब 5 घंटे के लिए स्तर 2 की कैटेगरी में जो आता है उसमें आपको 12,000 से 29,480 रुपये दिए जाते हैं। इसमें आपको घंटे वाइज बताया भी है कि बेसिक वेतन क्या होता है, इंक्रीमेंट कितना होता है, डीए क्या होता है, ग्रोस वेतन क्या है, प्रोफेशनल टैक्स क्या है, ईडीजीआईएस क्या है, उसका पूरा आपको यहाँ पर टेबल अच्छे से बताया है। तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपने इसके सैलरी के बारे में अच्छे से जान लिया है, क्वालिफिकेशन के बारे में जान लिया है, जो प्रोफाइल क्या होती है वो आपने यहाँ पर समझ लिया है, वैकेंसी परमानेंट है या नहीं है वो आपको पता चल गया है। अभी इसमें जो सिलेक्शन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सिलेक्शन आपका यहाँ पर जो होता है वो आपका मेरिट के द्वारा होता है। इसमें जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें कोई एग्जाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता। जब आप अप्लाई कर लेते हैं जो 10th की आपकी परसेंटेज होती है उनके आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनती है सिस्टमेटिक, और फिर जो उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं उनका डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। बात आती है कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी जाती है। तो जो पहली लिस्ट आती है उसमें तो गाइज जिनके 98% भी 10th में होते हैं
हैं उनका भी कई बार सिलेक्शन नहीं होता। तो पहली लिस्ट में तो ये भूल जाइए कि अगर आपके 90% से कम है तो आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको बुरा लग सकता है जान करके कि 95% पर भी पहली लिस्ट में कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते। अगर मैं पिछला रिकॉर्ड आपको बताऊँ तो उसमें 95% जिनके 10वीं के अंदर थे उनका भी इसमें पहली लिस्ट के अंदर नंबर नहीं बना है, क्योंकि गाइज इसमें सीबीएसई बोर्ड के बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, उनकी परसेंटेज काफ़ी हायर होती है। तो ऐसे में यहाँ पर वो अपनी जगह बना लेते हैं और जो यूपी बोर्ड है या अन्य स्टेट बोर्ड है वो रह जाते हैं। तो इसमें जो कट ऑफ है वो बहुत ही हायर जाती है। जब आपकी 4th 5th लिस्ट आती है मेरिट की, उसमें जाकर के 85 या 90 वालों का चांस बनता है। पहली लिस्ट में 90 से नीचे किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं जाती है। अब ये आपको है इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, आप अप्लाई कर ही लीजिएगा, क्योंकि 100 रुपये फीस जनरल ओबीसी के लिए और SC/ST के लिए तो कोई फीस है ही नहीं। तो अप्लाई कर लीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्या आपका कोई इसमें आपको तैयारी नहीं करनी, कोई आपको इसमें इंटरव्यू नहीं देना, सिंपली अप्लाई करके छोड़ देना है। बाद में जब लिस्ट आएगी आप एक बार उसको देख लीजिएगा। तो मैंने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बता दी है। अभी भी अगर कोई आपका सवाल डाउट है किसी पॉइंट को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।